नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। देश में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां और जो सरकार है उसके अपने अपने दावे हैं। आखिर जातिगत जनगणना के क्या फायदे रहेंगे, क्या नुकसान रहेंगे, इन सब के बीच चर्चा के लिए हमारे साथ शशिकांत गौतम जी हैं लोहिया वाहिनी से, डॉक्टर मनोज सिवाज जी हैं बीजेपी नेता और प्रशांत कौशिक जी हैं कांग्रेस नेता। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा ने अब जब माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल था, भाजपा ने अब जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है। मनोज जी, हम आपसे ज़रा समझना चाहेंगे, जातिगत जनगणना की जो घोषणा की गई, क्या ये मौका उचित था? नहीं, मौका नहीं। सरकार जानती है कि कब किस विषय को लेना है, कब किसकी आवश्यकता है, और इसे मौका नहीं कह सकते। इसे तो ये कह सकते हैं कि सरकार को आवश्यकता महसूस हो रही है कि विकास में इसका सहयोग लिया जाए जाति जनगणना का, इसलिए उन्होंने घोषणा की होगी। अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो ये कहा जाता है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 2014 में आप ये ले आते अगर इतना महत्वपूर्ण ये मसला था। क्या आपको ये लगा कि दूसरी विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर वो एक अटैकिंग मूड में आ गई थी या सरकार पे दबाव बना रही थी? क्या विपक्षी पार्टियों के दबाव में आने के कारण आपने फैसला लिया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है बड़ा पुराना है, बीजेपी में सत्ता से आने से भी पुराना है जी। 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन जिस देश के लोकतंत्र में जाति आधारित सामाजिक असमानता दूर करने की व्यवस्था हो, आरक्षण का आधार आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हो, तो वो जो सामाजिक असमानता है पैसे की, तो तुरंत आप पैसे की नीतियों से कर सकते हो, उसे आर्थिक सशक्तिकरण के आधार पे कर सकते हो। लेकिन जो जातीय जो सामाजिक असमानता जातीय आधार पे होती है, वो बड़े लंबे समय बाद होती है और वो धीरे धीरे करके ही दूर होती है। तो सरकार ने हो सकता है ये इंतजार करा हो, 2014 में आपने कहा 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो उसको घोटाले की सरकार मिली। उसके बाद जब वो सत्ता में आई तो आर्थिक अपनी नई योजनाएं लाने के लिए, उसको लागू करने के लिए लगी रही, और 2019 के बाद सीधा से सीधा आपका वो कोरोना वाला कार्य आ गया। तो विषय बढ़े गए, तो लंबे समय तक सुचारू रूप से काम नहीं कर पाए। अब लेकिन जो सामाजिक असमानता है, जिसके लिए हमारी सरकार शुरू से प्रतिबद्ध और कर भी रही है, गरीबी भी दूर की है। आईएमएफ की रिपोर्ट है, उसने 15 से 18 करोड़ लोग को गरीबी की रेखा से कुछ ऊपर लाए हैं। सशक्तिकरण का काम हुआ, बहुत सारी अनेकों योजनाएं हैं गरीबी उसमें। तो गरीबी में भी आकलन करना पड़ेगा कि कौन गरीब है। आर्थिक आधार तो है ही, लेकिन उसमें सामाजिकता भी ये देखनी पड़ेगी किस वर्ग में हमको ज्यादा काम करना है। बिल्कुल ठीक। प्रशांत जी, राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हैं कि हम एक दिन सरकार को जातिगत जनगणना के लिए बाध्य कर लेंगे, तो क्या ये आपकी जीत नजर आती है? देखिए, जिस तरह सरकार ने फैसला किया है उसमें तो अगर हम, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को, चाहे वो संसद के अंदर हो संसद के बाहर हो, हर मंच पर इसको मुद्दे को बड़े मजबूती से उठाते रहे, और उसका दबाव का असर दिखाई दिया कि सरकार को आखिरकार स्वीकार करना पड़ा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे जाति जनगणना की तो महापाप उसे बताते थे, या बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी जी हों या दूसरे नेता हों, नितिन गडकरी का बयान बड़ा प्रचलित है इस मामले की, जो जाति की बात करेगा उसको हम लात मारेंगे, इस तरह का उनका बयान बड़ा प्रचलित हुआ था। ऐसे में वो पार्टी अगर जाति जनगणना की आज घोषणा करती है तो निश्चित रूप से विपक्ष की जीत है, कांग्रेस के हमारे पार्टी जीते, अगर राहुल गांधी जीते। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है कि आपसे एक मुद्दा चला गया। नहीं, मुद्दा कोई नहीं जाता। बात है कि किसी मुद्दे की आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका जो विपक्ष है, चाहे वो सत्ताधारी हो, उसको स्वीकार किया, उस मुद्दे को आज मानने को मजबूर हुए हैं, तो जीत है पार्टी की, नेता की जीत है, हमारे उस मुद्दे की जीत है जिस मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। दूसरा, शशिकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, वो सीधे सीधे तौर पर जातियों का जोड़ घटाना गणित अपना लगाती रहती है। जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना जो है हमारी पहले से ही पुरानी मांग रही है, लेकर चाहे डॉक्टर लोहिया जी हों या तमाम जो समाजवादी नेता रहे, बहुजन आंदोलनों से निकले चाहे काशीराम जी हों। अगर मैं उनकी बात करूं तो डॉक्टर लोहिया जी ने उस समय में नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। मान्यवर काशीराम जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और समय समय पर हमारे मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन से लेकर सड़क तक जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की जीत है और पीडीए समाज की जीत है। पीडीए 90% आबादी की 100% जीत हुई है। मनोज जी, विपक्षी पार्टियां इसको जीत बता रही हैं, भाजपा मास्टर स्ट्रोक बता रही है, दरअसल है क्या ये? दरअसल में जो ये पीडीए का बात कर रहे हैं वो पिछड़ा और दलित जाति नहीं है।
वो तो वर्ग है। ठीक। ठीक। और ये जाति वाला विषय, जाति के दो इसके उद्देश्य है। एक तो सामाजिक असमानता दूर करने के लिए किस जाति में काम ज़्यादा करना है, दूसरा आर्थिक असमानता दूर करने के लिए किस जाति में काम करना है। इसका हम पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, और इसी को यदि किसी को विरोध करना हो तो इसे जातिवाद का भी नारा दिया जा सकता है। जब सरकार देश आज़ाद हुआ तो 1914 से पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं जातिवादी आधारित जनगणना कराई? उन्होंने तो बहुत सारी जनगणना कराई है जी। जो भी से विपक्ष में रहे, विपक्ष में सारे हमारे साथ, ये जो आज हमारे अभी भी विपक्ष में लोग हैं, हम कभी 1974 में सब साथ रहे, 77 में साथ रहे, ऐसा नहीं है। वो आज उधर का जाके खड़े हो गए, लेकिन सब कांग्रेस के खिलाफ रहे। आज हम लोग सत्ता में हैं, बहुत सारे लोग घूम घाम के फिर भी साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने कार्यकाल में, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा ही नहीं कभी। अगर उनका मुद्दा होता तो उन्हें वो उससे पहले जाते जनगणना करा लेते, और उस समय उनका आधिपत्य था भारतीय लोकतंत्र पर जी। उन्होंने कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की। और लंबे समय तक क्यों हमारा आर्थिक और ये सामाजिक असमानता क्यों दूर नहीं हुई जब उन्होंने लंबे समय राज किया? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जातीय जनगणना का जातिवाद फैलाना नहीं है, जातियों में लोगों को बांटना नहीं है। जातीय आधारित जो असमानता कहीं ना कहीं आर्थिक है या विकास में है या सामाजिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए नीतियां बनाकर मुख्य धारा में सबको लाने की है, जिससे कि कम से कम कार्यकाल में उनको भी तेजी से आगे लाया जाए, जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसका पूरा नीचे से डाटा निकाल के, जिसको हम ये सोचते थे कि जाति का नाम दिया तो कोई जातिवाद की मोहर ना लग जाए, लेकिन लंबे समय तक इतना जो काम हुआ है, नीतियां बनी है, एक वो इतनी तेजी से हमारी गरीबी दूर नहीं हुई और सामाजिक असमानता दूर नहीं हुई, जिसको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, दूसरा आपके एजेंडे में ही जातिगत जनगणना क्यों नहीं थी, और जब आप विपक्ष में आते हैं या जो भी पार्टी विपक्ष में आती है तो जातिगत जनगणना को लेके वो मतलब अपना बात रखती है और अपनी बात को वो मनवाने का प्रयास करती है। जब आप विपक्ष में होते हैं तब, जब सत्ता में होते हैं तब आप भी गोलमोल बातें करते हैं। बात गोलमोल बातें करने की नहीं, बात है कि सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं समय के हिसाब से बदलती हैं वो व्यवस्थाएं। क्या आवश्यकता 2014 के बाद बदल गई? आज की क्या आवश्यकताएं हैं, पहले आवश्यकताएं क्या थी, भविष्य में क्या आवश्यकताएं होंगी, उस हिसाब से राजनीतिक दल भी अपने एजेंडे तय करते हैं, अपनी चीजों को, नीतियों को तय करते हैं। ठीक। तो समाज पहले क्या था, उसकी क्या आवश्यकताएं थी, तमाम जो भी सत्ताएं रही हैं उन्होंने हिसाब से काम किए। वर्तमान हालत, क्योंकि दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया बदल रही है, उसमें आवश्यकताएं किस तरह की बढ़ रही है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसे क्या ताकत चाहिए, आर्थिक रूप से, जैसे मनोज भाई ने कहा आर्थिक ताकत है, सामाजिक ताकत किस तरह से हम दे सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में एक विजन तैयार होता है, कि दृष्टिकोण तैयार होता है, नीति तैयार होती है। और राहुल गांधी ने उस नीति को लेकर आगे बढ़े, और मनोज जी भी राजनीति में लगातार रहने सक्रिय हैं वर्षों से, गौतम जी भी हैं। तो जाति व्यवस्था भी राजनीतिक दलों की सच्चाई है। आप जब किसी राजनीतिक दल कोई पार्टी का टिकट देती है, संगठन में समायोजन करती है, जाति आधारित करती है कि देखिए उसकी जाति के, उसके क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितना आधार है। तो इसका सिनेरियो पॉलिटिकल है कुल मिला के। तो ये जाति को हम नकार नहीं सकते, जाति सच्चाई है, चाहे सामाजिक व्यवस्था की हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जाति की जनगणना जो है उसका पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसका सोशल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोशल एस्पेक्ट तो सारा पड़ेगा। राजनीतिक दल जो भी निर्णय लेते हैं समाज के लिए या किसी भी परिप्रेक्ष्य में, उसका समाज पर असर पड़ता है। और जब जाति आधारित व्यवस्था की उसकी गिनती होगी, जनगणना होगी, तो पता चलेगा कि वास्तव में किस व्यक्ति को कितनी आवश्यकताएं हैं, हम किस तरह से जो अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा हो उसको कितना आगे ला सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तमाम तरह की सुविधाएं या कुछ ऐसी पॉलिसी बना के जिससे कि जो उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई उसको हम पूर्ति कर सकें। तो ताकत देने का काम है अंतिम व्यक्ति के, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है। और हर राजनीतिक दल का भी उद्देश्य ये होता है कि समाज में समानता है, सबको बराबर अवसर मिले, और उसके लिए बड़ा कदम है। मैं सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं, जैसे महिला आरक्षण का जो उन्होंने विधेयक रखा था वो आने वाले तो कब अमल में आएगा, उसी तरह से ये भी घोषणा हवाई ना हो जाए, इसमें भी सार्थक रूप से इसमें कार्रवाई। शशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे जातीय जनगणना पे मेरा ये मानना है, जैसे अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है, अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ये बिहार की वजह से तो घोषणा नहीं की गई। अब ये इस पे काम कब जल्दी से शुरू होगा, शुरुआत कब होगी, क्योंकि
महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया, उसको आपने कह दिया 29 में लागू होगा। अब सवाल यह भी है, संशय है कि जातीय जनगणना कब से शुरुआत, इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब हम विपक्ष में मांग करते हैं जातीय जनगणना की, तो ये कहते थे कि ये जाति की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आज हमने इन्हें उसी जो हमारी मांग रही उसे लागू करवाने का काम किया। और जहां तक है जातीय जनगणना होने से आज़ादी के बाद जो SC ST OBC माइनॉरिटी या जो पिछड़े वंचित शोषित, उनका सामाजिक तौर पे क्या आज स्थिति है, आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया, आज OBC देश में कितना है। क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उस समय OBC 52% था, लेकिन तब और भी देश भारत में मिले हुए थे। तो यह पता चलेगा कि आज 75 साल बाद आज़ादी के कि हम कहाँ पर खड़े हैं और शोषितों वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ पाए, या जो देश के संसाधनों में आज उनकी कितनी हिस्सेदारी है। मतलब हिस्सेदारी की लड़ाई है। सर आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि पॉलिटिकल सिनेरियो पे आप मतलब नज़र भी रखते हैं, मंडल कमीशन आपको याद होगा। मंडल कमीशन जब इस देश में आया तो एक विद्रोह की लहर आई, युवा सड़क पे आ गए थे। आपको नहीं लगता है कि जातिगत जनगणना होने से आरक्षण की भी बात आएगी, और जब आरक्षण की बात आएगी तो देश का युवा जो है वो सड़क पे नहीं आएगा? क्या मंडल कमीशन फिर उसी दौर में हम खड़े हो जाएंगे आके? नहीं, मंडल कमीशन वाला दौर तो ख़त्म हो गया। जाति आधारित उसमें ज़्यादा द्वेष या विद्वेष, ये तो हमारे लोकतंत्र के ऊपर तय होगा कि लोग इसे मुद्दा जातिवादी आधारित बनाएंगे या विकास का बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी जो भी काम कर रही है, सबको ये मालूम है कि किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उसकी सही एक्यूरेसी या गहरी जानकारी प्रशासनिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से नहीं थी। उसकी जानकारी के लिए ही ये वाली काम किया गया है। इसका कोई जातीय आधार पे विद्वेष फैला के राजनीतिक लाभ लेने का काम तो स्वतंत्र सभी पार्टी पहले से करती आ रही हैं। अगर ये करती आती तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही थी? दूसरी एक सवाल और आपसे, क्या जो सरकारी योजना बनेंगी वो जातियों के आधार पर बनेंगी कि आर्थिक आधार पर बनेगी? सवाल तो यही है ना कि जब आर्थिक आधार पर योजनाओं का आकलन किया जाएगा तो जाति की जनगणना क्यों? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक है, जिसे हम सामाजिक और आर्थिक वो जुड़ी हुई है, इनको अलग नहीं कर सकते। उसमें यदि हम गरीबी देखेंगे तो गरीब में भी ये देखेंगे कि कोई विशेष वर्ग या विशेष समूह कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लगातार वंचित है। उस चीज को जानकारी करने के लिए, उस असमानता को दूर करने के लिए संभवतः ये जातीय जनगणना हो रही है, जिससे इसको पॉलिसी में लगाकर इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। आर्थिक समानता जातियों में भी है, तो उस जातीय आधारित जो असमानता है दूसरों के मुकाबले, ये इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से। वो जो असमानता लंबे समय हो गया दूर नहीं हो पाई अभी तक, उसको दूर करने के लिए जाति को यदि हम उपयोग करेंगे तो उसका सदुपयोग होगा। यदि इसको जातिवाद के लिए उपयोग कराएगा समाज या इसकी, तो ये कैसे आप निर्धारित करेंगे कौन किस लिए उपयोग करेगा? जब आप जातियों के डेटा सामने रख देंगे तो उसके आंकड़े तो लोग अपने अपने हिसाब से उसका यूज करेंगे। आप अभी तक इसीलिए तो नहीं करा रहे थे, जब आपके नारे ये चलते थे एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, बहुत सारे नारे लगते थे। तो जब बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या था? नहीं, बटोगे कटोगे का मतलब तो ये था कि उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है। किसमें बटना था, किसको कटना था, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए। आज ये है कि जो सामाजिक दृष्टि से जो भारतीय विकास हो रहा है और भारत में जो हमारे सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो विकास में सहभागी हैं, जो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, यदि वो काम करेगी तो वो एक रहेंगे तो देश विकास करेगा। और यदि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं वो कितनी रहेंगी और कंस्ट्रक्टिव फोर्स कितनी रहेंगी, संज्ञा वही, परिभाषा आपने बदल दी है। सर आपसे जरा समझना चाहेंगे, बीजेपी जब ये नारा लगाती थी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे या सेफ रहोगे, उस बात को लेकर और बीजेपी अब जब इस मुद्दे पे आके खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि सब जातियों के आंकड़े आने बहुत ज़रूरी हैं, इससे सामाजिक विकास होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो बधाई देता हूँ मोदी जी को कि 360 डिग्री का यू टर्न लिया उन्होंने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।
क्योंकि जिस तरह का मुद्दा या जिस तरह की पॉलिसी में लेके चलते थे, तो उन्होंने खुद अपनी बात को डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की बात ये है कि जब यूटर्न होता है तो मुस्कुराना अच्छी बात है जी। और बधाई भी इसलिए दी है मैंने क्योंकि स्वीकार किया उन्होंने उस मुद्दे की आवश्यकता है देश को। और ये जैसे कि मनोज जी ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जाति जनगणना जो डेटा अगर उसका ईमानदारी से किस तरह से, क्योंकि सरकार ने भी कभी घोषणा की है, आप किन किन पॉइंट्स को लेके आएंगे, कौन कौन बिंदु पे लेके आएंगे, किस तरह से उसकी गणना करेंगे, ये बड़े महत्वपूर्ण है। जब तक पूरा परफॉर्मा सामने नहीं आएगा देश के सामने कि किस तरह से हम पूरी जनगणना को से अमली जामा पहनाएंगे, तो केवल कयासबाजी हो सकती है अभी कि किस तरह से क्या लाएंगे। जैसे महिला आरक्षण पे मैंने आपसे कहा है ना, भविष्य में कब क्या होगा वो प्राय पता नहीं कुछ उसका। तो बात ये कि पूरा जो परफॉर्मा सरकार सोच रही है, क्या खाका तैयार कर रही है, उसे देश के सामने रखे और केवल बिहार के चुनाव या तमाम तरह के जो घटनाक्रम देश में हो रहा है समय, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा बनकर न रह जाए। तो गंभीर ध्यान हटाने के लिए तो गंभीर मुद्दा है, तो गंभीरता से सरकार ने घोषणा की, उसकी गंभीरता से उसको अमल में लाए। हमारा तो केवल सरकार से ये कहना है। अच्छा। और जाति गणना ईमानदारी से हो, इसके लिए हमारे पार्टी ने भी समर्थन दिया, हमारे नेता ने भी समर्थन दिया। अच्छा, दूसरी एक बात, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो वो धीरे धीरे कांग्रेस के सारे मुद्दे छीनती जा रही है? नहीं, छीनता नहीं होता, बात ही सफलता विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रहा है और सरकार उसको एडॉप्ट कर रही है तो सफलता विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष की सफलता मैं मानता हूँ। कोई मुद्दा अगर वो उठा रहा है, चाहे वो तमाम तरह के मुद्दे, अगर हम पिछले 10-12 साल की बात करें, जो मोदी जी की सरकार है उसमें अनेक बार ऐसे अवसर आए जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए, सरकार ने शुरू में मना करा लेकिन बाद में स्वीकार किया। तो अच्छी बात है कि वो उसे बाद में एहसास होता है कि हम गलती पे थे, विपक्ष सही था। जो यूटर्न लिया आज मोदी जी ने, पूरी सरकार ने, कि हम सोच रहे थे उस मीटिंग में कुछ और निकल गया, निकल के जाति जनगणना का मुद्दा आया। हाँ शशिकांत जी, आप बताइए, क्या आने वाला जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा वो पूरा कास्टिज्म पे ऊपर बनेगा? क्या ऐसे दौर में हम आके खड़े हो जाएंगे आके? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल या सामाजिक भेदभाव अब बढ़ेगा, क्योंकि 90 के दशक की आप मंडल कमीशन की बात कर रहे थे तो उस टाइम कुछ रहा होगा, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें, जो दूरियां हैं वो कम हुई हैं। और जो जातीय जनगणना आप कह रहे हैं कि आपसे मुद्दा छीन लिया है, हमें एक नया मुद्दा यह मिल गया है, जब जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी तो हम सरकार से मांग करेंगे जो आरक्षण की बाध्यता है इसको भी समाप्त किया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। कि आज अगर आप आंकड़े पढ़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता, लेकिन जब आंकड़े पढ़ते हैं तो पीडीए समाज के आज विश्वविद्यालय में कितने वीसी हैं? जब आप आंकड़े पढ़ते हैं, एसएचओ कौन समाज के लोग आज मुख्यमंत्री जी किन्हें बना रहे हैं, जब आप आंकड़े पढ़ते हैं तो तमाम बड़े बड़े पदों पर किस समाज के लोगों को बैठाया जा रहा है। मैं समझता हूं जो पीडीए समाज है, जिनकी बात आज हो रही है, उनके कोई अधिकारी एसएचओ आपको देखने का नहीं मिलता। मैं अभी आप रिकॉर्ड देख लें, विश्वविद्यालयों में वीसी सबसे ज्यादा किस समाज के लोग हैं? एससी एसटी ओबीसी कहाँ है? बताओ, माइनॉरिटी कहाँ है? ये सबका साथ सबका विकास। सर जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ये एक स्वतंत्र संस्था, अपना कमीशन होता है, वो सिलेक्शन करता है। और इससे पहले भी मैं अपने समाजवादी के मित्र से कहना चाहूँगा कि जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता, तो विशेष कुछ सूची ऐसी बनती थी कि ये तो उसकी बात कर रहे हैं, कुछ छूटा ही नहीं था नीचे से, सिपाही से लेकर ऊपर तक। तो बहुत सारे ये इसका दुरुपयोग है, जाति आधारित ये दुरुपयोग है। जाति की जनगणना के विषय नहीं है, कोई भी यदि जाति के आधार पे हम पूरे समाज को, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास लेके चले, शिक्षा के क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि बीसी ज्यादा बन गए, ये संयोग हो सकता है, ये कोई विभेद ऐसा नहीं है कि वो कौन सा कारण है कि अचानक किसी सारे बने, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के समय के बीसी उठा लो आप, उसकी भी जरा लिस्ट एक बार चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जाति कर रहा है। हमारे अनेकों वोबरे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, केपी सिंह है, पिछड़े का है, और वो लंबे समय से हरियाणा में भी रहे हैं, यहाँ पर भी हैं। 34 विश्वविद्यालय, ऐसे नहीं कह सकते हम। मुझ पर आंकड़े हैं, 3 दूसरी बात ओबीसी हैं, 2 एससी हैं, बीसी। अब प्राइवेट विश्वविद्यालय इतने खुल गए, जातियों के आधार पर सपा से ज्यादा आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, उनके पास सारे आंकड़े लेके वो घूमते हैं और उनका मुद्दा ही यही है। तो आपको नहीं लगता कि आपने सपा को एक नया हथियार दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
किसी को समाजवादी को कोई हथियार नहीं मिला। समाजवादी जाति आधार पे अगर ये कहते हैं कि हमें जाति का इतना हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, ये सबको सामाजिक और आर्थिक आधार पे जो पिछड़ापन है उसके आधार पे हिस्से मिलने चाहिए। जाति आधार पे नहीं मिलते हिस्से कभी भी। जाति आधार पे आप वोट मांग सकते हो, उकसा के जातों में समाज को बांट के वोट मांग सकते हो, लेकिन जो ये जो विषय है जातीय जनगणना का, हमारे सारा जितना विषय भारतीय जनता पार्टी का, सारी पॉलिसी है वो नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ाने का प्रयास है। चाहे उसमें जातीय जनगणना के लिए हम सामाजिक या आर्थिक असमानता दूर करने का सवाल हो, चाहे हमारी गरीबी उन्मूलन का प्रयास हो अन्य पॉलिसी से, चाहे हमारा किसानों के लिए प्रयास हो, जो सीमांत किसान है, जो मार्जिनल किसान है, उसके लिए ज्यादा फोकस है, बड़े किसानों के लिए नहीं है। किसान की पॉलिसी है ऐसी, इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है जिसमें जिस जाति के अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो जातिवाद नहीं है उसमें ऊपर उठाना, उसके सोशियो आर्थिक आधार को, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का आधार में यदि जाति का सदुपयोग होगा तो ये एक लाभदायक कदम होगा। इसकी मैं स्वागत करता हूं मोदी जी के डिसीजन से। ठीक, प्रशांत जी आपसे जैसे इन्होंने कहा कि वो जो नियुक्तियां होती हैं, वो पैनल है या जो भी प्रक्रिया है, क्या वो जो मापदंड है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या वो क्वालिटी या वो जो काम करने का जो क्वालिटी है वो SC ST OBC के लोगों में देखने को नहीं मिलती क्या? विशेष जाति के लोगों में क्यों मिलती है? और दूसरी बात, अब जाति की बात हो रही, तो क्या वो कौन सी पार्टी थी जिसने राष्ट्रपति की भी जाति बताई कि हम फला जाति के राष्ट्रपति बना रहने जा रहे हैं? वो प्रधानमंत्री कौन थे जो अपनी हर रैली में, चुनावी रैली में जाति बताते थे? तो जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और जो शोषित वंचित है उनकी आवाज़ उठाती है। प्रशांत जी एक बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा समय हो गया पॉलिटिक्स के अंदर, ईमानदारी से एक बात का आप जवाब दीजिएगा। जातियों को लेकर हर पॉलिटिक्स अपनी राजनीति करती थी पर्दे के पीछे। बीजेपी ने जाति जनगणना को लेकर एक ऐसा अचूक हथियार दे दिया कि अब वो पर्दा ही हट गया, अब जो है खुला खेल फरकाबादी है। तो आपको लगता है कि अब जो खेल होगा वो खुला खेल फरकाबादी होगा, जैसा शशिकांत कह रहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? क्या हम इस दौर में इस मुद्दे पे खड़े हो जाएंगे कि नहीं? ये तो देखो भविष्य गर्भ है कि मुद्दा क्या रूप लेता है, लेकिन बाद में नहीं, आप एस्पेक्ट अगर देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, जाति जनगणना का फ्यूचर क्या होगा? मैंने जैसा आपसे कहा, ये निर्भर सरकार पे करता है कि किस तरह से गणना कराती है जी, कि सरकार किस तरह से उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। उस पर बड़ा समाज पे फर्क पड़ेगा कि किस तरह से वो दिशा को बढ़ाती है आगे। उसमें अगर सार्थक तरह से सरकार आगे बढ़ती है तो समाज में पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। उसमें अगर वो राजनीति करती है, नहीं, जैसे आप जब जनगणना करा रहे थे, जब सेंसस होता था तो सेंसस में SC ST की तो गणना आप कराते ही थे, और SC ST को आपने सभी ने माना था कि SC ST समाज का अंतिम तबका है, तो उसके लिए तो आरक्षण की आपने व्यवस्था कर दी। लेकिन OBC में भी यही था। जब आप अब जाति जनगणना कराएंगे और भागीदारी और हिस्सेदारी की बात जब आएगी तो आपको नहीं लगता कि आरक्षण की आवाज जो शशिकांत आज उठा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में युवा सड़क पे उतर आएंगे इसके लिए? नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। जैसे मंडल कमीशन का आपने पहले एग्जाम्पल दिया था, मैं उसको इसलिए बात कर रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक सत्ता थी उन्होंने जिस तरह से उसको उपयोग किया था वो द्वेष फैलाने के लिए था। उसमें द्वेष पैदा हुआ समाज के अंदर, ठीक है ना, बड़ी कड़वी बात है ये, लेकिन क्योंकि जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ उसने एक आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा की। आज हालात हैं वो अलग तरह से हालात हैं देश के। वर्तमान की आवश्यकता है जाति जनगणना, क्योंकि हर आदमी के दिमाग आवश्यकता क्यों है, जरा ये बता दीजिए दर्शकों को हमारे कि जाति जनगणना की इसलिए आवश्यकता है। इसलिए है कि समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उसकी जो आवश्यकता जरूरतें बदल रही है व्यक्ति की ना। पहले की 50 साल पहले की आवश्यकताएं अलग थी व्यक्ति की, आज आवश्यकताएं अलग है। इसलिए आर्थिक रूप से भी, जैसे मनोज जी ने कहा, आर्थिक और सामाजिक दोनों बहुत जरूरी पॉइंट है ये। आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाना, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी समुदाय से आता हो, चाहे अंतिम व्यक्ति पंक्ति का व्यक्ति हो, चाहे अग्रिम पंक्ति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की जरूरतें बदल गई है सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। इसलिए जनगणना के तहत देश को भी वस्तुस्थिति पता चलेगी कि हमारे देश में किसकी कितनी आबादी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस तक विकास पहुंचा नहीं पहुंचा, आज भी क्या वो शोषित है या सक्षम हो पाया है। तो दोनों बातें निकल के सामने आएंगी। तो अगर किसी को भरपेट प्लेट सामने रखी है और उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका उठ कर उस व्यक्ति में चलाए जिसका प्लेट ही नहीं जिसके पास खाने को, तो उसमें क्या दिक्कत है? समानता आएगी समाज के अंदर। इस बात तो आरक्षण का समर्थन करेंगे आप? अगर आरक्षण की मांग होती है, जो आरक्षण तो एज इट इज है देश में, आरक्षण तो
है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना। सुधार की बात कर रहे हैं ना साहब, तो- जब वो ये कह रहे हैं कि देखो, आरक्षण जब में अब चीजें- जब बदलाव आंकड़े की सामने जरूरत है। आएंगे, वो जी। जब आंकड़े सामने आएंगे तो समर्थन करेंगे आप? सपा का? समर्थन हर चीज का समर्थन है, सपा का जो भी समर्थन देश के हित में है, समाज के हित में, उसका समर्थन है उस चीज का। जो समाज के हितकारी हो, समाज के लिए अच्छा, समाज में उसका उद्धार हो, समाज में उसको प्रोग्रेस मिले, तो हर चीज का समर्थन है उस चीज का, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, आप जरा एक चीज को जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को, आर्थिक आधार पे आरक्षण की ज्यादा जरूरत थी कि जाति आधार पे जनगणना की ज्यादा जरूरत थी? जरूरत क्या थी? प्रेफरेंस आपके किसको देते? देखिए, जो जाति आधार था, जब देश आजाद हुआ था, जब जाति बड़ा क्राइटेरिया था। अब तो 21वीं सदी में देश चल रहा अब है, 21वीं सदी में हम लोग आए जातियों हैं, का वो मायने नहीं रहे। लेकिन जी। अभी तक लगभग 75 साल की आज़ादी हो गई। 75 साल की आज़ादी में हमने उस आज़ादी के, जिस लिए आज़ादी मांगी थी, वो चीज़ हम हासिल कर पाए, नहीं कर जी। पाए। उतना विकास हुआ क्या? वो असमानताएं दूर हुई क्या? लिंग के आधार पर असमानताएं थी, महिला और पुरुष में बहुत बड़ा भेद था। यदि रिमोट एरिया में जाएं तो इतना विभेदता के लड़की को कभी भी पहले 7 रोटी खाने को नहीं मिली इस देश में। लेकिन आज सबको समान शिक्षा और समान रोटी खाने की व्यवस्था है, सब एक साथ खाते हैं बच्चे बैठ के। नहीं, पहले सबको खिलाया जाता था, बाद में सबसे लड़की को दिया जाता था घर में। ये असमानता दूर की है पार्टी ने, और उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है कि 30% पर ये महिला आरक्षण। ये ऐसे, ये एक दिन का सवाल नहीं है, लंबे समय तक हुई है और ये धीरे धीरे दूर होगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, बीजेपी से पहले जो कांग्रेस सत्ता में रही थी लंबे समय, दूसरे पार्टियां रही, उनका क्यों आधार इस पे ध्यान नहीं गया? ये पार्टी ने हमेशा हमारे इस समानता को दूर करने का प्रयास क्यों किया? ऐसी ये जो है विषय, पूरी पार्टी के पास, सबके पास डाटा है, कौन किस जाति में, किस विधानसभा में कितने लोग रह रहे हैं। इसमें जातिवाद में इसकी जरूरत नहीं थी, जाति जनगणना की। लेकिन उस जनगणना का वो उपयोग जातीय भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहते, उसका उपयोग वो विकास में सबकी सहभागिता रहे, और जो वंचित व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से उसका जानकारी हो और वो मुख्य धारा में आए। ये आधार बनाने के लिए जाति जनगणना की जा तो रही जब है। शशिकांत ये बात कहते हैं कि बहुत, और रही बात उसकी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं मिश्रा जी। ये कहते हैं पिछड़ों की संख्या, पिछड़े में जो सशक्तिकरण जिनका होगा, जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जो पिछड़े का आधार है, वो सिर्फ जाति नहीं है, उसमें आर्थिक पहलू भी है। जो उस पैरामीटर को पूरा करेंगे वो उससे बाहर आने चाहिए, जो उस पैरामीटर में है वो उसमें जाने चाहिए। हमारे यहां परंपरा क्या रही है कि जो एक बार चला गया वो बाहर नहीं आया। क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे क्रीमी लेयर। तो हम अगर इसे आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य समानता लाना है, आर्थिक और सामाजिक असमानता। हमारा जातीय आधार पे समाज को बांट के उस व्यवस्था का दुरुपयोग करना नहीं है इस आरक्षण का। ठीक। शशिकांत जी, अब तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जब डेटा सामने आ जाएंगे कि फलानी जात का डेटा ये है, तो पॉलिटिक्स करना बड़ा आसान हो जाएगा तब तो। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सामाजिक न्याय करना आसान हो जाएगा। पॉलिटिक्स नहीं, सोशल जस्टिस करेंगे आप लोग। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय करना आसान इसलिए हो जाएगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी पर जातीय आंकड़े हैं, लेकिन उस मेरा ऐसा मानना है, सबका जहाँ तक ये भी सहमत होंगे, जातीय आंकड़े तो हैं, लेकिन उन आंकड़ों में ये नहीं पता कि कौन सी जाति पे कितने संसाधन हैं, किसी पे 10 बीघे जमीन है, किसी पे 1 बीघे भी नहीं है। जैसे मैं अगर पूरे देश की संपत्ति की बात करूं, आप मनमोहन सिंह का बयान याद दिलाएंगे, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है। नहीं, एक मैं पूरे देश की संपत्ति का अगर बात करूं तो एक आंकड़ा आपके सामने है, 73% देश की संपत्ति 1% आबादी पे है। जब जातीय स्पेशल जाति के क्या वो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, डेटा गलत देते हैं ना, वो स्पेशल जाति के क्या वो, स्पेशल जाति की नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो 1% लोग कौन है, इसीलिए बात जब जातीय जनगणना होगी तो वो 1% पता चल जाएगा 73% संपत्ति किस पर है, कौन सी जाति पे है। नहीं। आप क्या क्या आंकड़ा लेने जाएंगे? वही तो बात कर रहे हैं। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता तो जो कमतर व्यक्ति है उसको हम लाते। खैर सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, आप जरा ये बताइएगा, जाति जनगणना को लेके अभी आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन 2000 पहले के आप बैक फुट पे आते थे, आप उतनी ज्यादा बात नहीं करते थे। ऐसा क्या था कि समय बदल गया, मुद्दे बदल गए? जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आवश्यकताएं क्या होती है समाज की, उसके अनुसार मुद्दे राजनीतिक दल तय करते हैं। ठीक है ना। 2014 से पहले जो भी परिस्थितियां थी उस समय आपने जाति जनगणना का अगला स्टेप क्या होगा? जाति जनगणना आ गई, डेटा आपके सामने आ गया, अगला स्टेप क्या होगा? अब मैंने आपसे कहा ना, सरकार किन मुद्दों पे, किन पॉइंट्स पे जाति जनगणना करवाने जा रही है, जब तक वो सामने नहीं आएंगे तो भी इसको पूरा विजन देना
है ना, किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं। एक मोटा-मोटा अब ये के मोटा-मोटा aspect आप ये जो तो देखेंगे, हाँ। बन गया कि सरकार ने घोषणा की थी, उसका हम स्वागत किया, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स किन किन किस तरह से वो जाति जनगणना कराएगी, कब तक कराएगी, क्या संसाधन उपलब्ध कराएगी, किस तरह की मैन फोर्स उसमें लगी, मतलब सारा जो पूरा खाका किस तरह सरकार बना रही है उसको लेकर, उसको अभी तक सामने कुछ ऐसी चीज दस्तावेज सामने नहीं आए। और हम स्वागत कर रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों, जो मुद्दा था विपक्ष का, राहुल गांधी लगातार जिस मुद्दे को उठा रहे थे, जो समाज की आवश्यकता इस समय महसूस की जा रही है, उसमें सरकार ने कदम बढ़ाया है, अच्छी बात है। बात हो जाती है कि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दलों चाहे कोई कितना भी इसे मने करे, कितना भी कहे कि हम जाति व्यवस्था पे आधारित हमारे संगठन नहीं, हर राजनीतिक दल के अंदर जाति आधारित व्यवस्था है। उसका कारण जब खुले मन से आप स्वीकार करते हैं? मैं सुन लो पूरी बात सुनो। आप भी खुले मन से स्वीकार करते हैं? पूरी बात सुनो योगी जी, पूरी बात सुनो। हाँ, पूरी बात ही आपकी सुन रहे हैं। जब भी चुनाव का टाइम होता है, आप खुले मन से स्वीकार करिए ना, आप तो खुले मन से स्वीकार करिए कि पूरी बात सुनिए। हमारा पॉलिटिकल मैं जो बोल रहा हूँ अपने मन से बोल रहा हूँ। जब राजनीतिक दल किसी पार्टी का टिकट देते हैं, उसकी जाति के आधारित व्यवस्था के आधार पर आप टिकट यहाँ देते हैं, ऐसे ही देते हैं सब पार्टियों के अंदर, सभी पार्टियों कांग्रेस में ऐसा देती है। आप खुले मन से स्वीकार करिए कि कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर टिकट देती है, आप स्वीकार करिए। हम हर व्यक्ति को प्रतिनिधि देते हैं अपने पार्टी के अंदर। बीजेपी के जितने अलायंस संगठन है सब जाति आधारित संगठन है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात करिए ना। आप बताइए कि हम जातियों के आधार पर राजभर हो, जितने भी जाति आधारित संगठन है, बीजेपी की बात हम डॉक्टर साहब से पूछ इस समय लेंगे। अलायंस बने हुए हैं। बीजेपी की बात हम डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। आप खुले मन से स्वीकार करिए कि कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर टिकट का वर्गीकरण करती है, आप बताइए। ये कांग्रेस पार्टी का, हर पार्टी का, हर पार्टी नहीं, हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टी की बात है, राजनीतिक व्यवस्था की बता रहा हूं मैं, कि विशेष पार्टी की बात कर, राजनीतिक व्यवस्था है। जब भी कोई समायोजन पार्टी के अंदर होता, संगठन में होता, किसी भी पार्टी के अंदर उठा लीजिए, मनोज जी बैठे बता देंगे गौतम जी भी, पूरा सिस्टम देख के कौन से आधार, कौन सी विधानसभा में, कौन से पार्लियामेंट में किस जाति का वर्चस्व, मैं भी वही कह रहा हूं कि अब खुला खेल पर्दाबादी हो गया। तो राजनीतिक दलों में सच्चाई है, इसमें स्वीकार करना ना स्वीकार करना कोई ऐसी बात नहीं, क्लियरिटी है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जब ये डेटा आ जाएंगे और डेटा आने के बाद सामाजिक विघटन और ज़्यादा हो जाएगा, कटुता और ज़्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो जब आप देखेंगे तो उसका एक एस्पेक्ट दूसरा होगा। आपने एक पक्ष तो देख लिया, लेकिन जब आप उसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो दूसरा पक्ष में विघटन नहीं होगा। देखिए, और आप तो एकीकरण की बात करते थे, आप तो हमेशा कहते थे कि हिंदुत्व के रास्ते पे सभी एक चले। कि विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि जिस वर्ग को कभी भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सशक्त करने का प्रयास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने 1914 के बाद जो पिछड़ा, जिसको हम बोल रहे थे, शुरू से पिछड़ी जाति पहले से विरासत में मिली, और जो दलित थे या जो और ज्यादा नीचे के ये गरीब लोग थे, या नॉर्थ ईस्ट के हमारी इस भौगोलिक स्थिति से असमानता थी, इन सब असमानताओं को फोकस करते हुए जितना सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी ने करा, उसके डर से इन लोगों ने पिछड़े और उसकी आवाज उठानी शुरू की, इससे पहले नहीं की। इसलिए मैं बार बार वही कहना चाहता हूं, जो हमारे विकास की असमानता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, लिंग के आधार पर असमानता, जिसकी बात शुरू से संविधान में होती हुई आई, और आजादी हमने इसलिए भी ली कि सब लोग की सहभागिता विकास में होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, यही आधार था इसका। ठीक, प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी 360 डिग्री घूम गई है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कोई बधाई भी दे रहे हैं वो। नहीं, बधाई तो इसलिए देंगे क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये वाला काम जो किया है मोदी जी ने किया है। बधाई स्वीकार करेंगे उनकी कि नहीं? बधाई तो समय स्वीकार करता है, ठीक, पार्टी नहीं करती। ठीक, बधाई तो स्वीकार है ही इनकी, सभी को है। लोकतंत्र में सब लोग सहभागी है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। अब ये कम से कम कुछ मुद्दे सही या गलत में कुछ ऐसा करते, पहले गलत चलते थे, कुछ सही मुद्दों में साथ आएंगे। अभी जो ये पाकिस्तान के साथ पहलगाम वाला इशू हुआ है, इसमें हमारे साथ विपक्ष है, हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप उनको बधाई क्या देंगे? आप तो साथ आए तो इसके लिए तो साधुवाद देंगे। आपसे समझना चाहेंगे शशिकांत जी, आप बताइए कि डेटा जब आ जाएंगे जातियों के, तो क्या पीडीए रहेगा कि पीडीए के आगे एबीसी और जुड़ेगा? देखिए, पीडीए फॉर्मूला ऐसा है, हम जब चाहें इसे जहां फिट कर सकते हैं। हमारा ये फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास डेटा है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कौन सी जाति के लोग हैं, नहीं कौन से स्कूल में कौन सा प्रिंसिपल है, ये आप तय करेंगे? नहीं, हम तय नहीं करेंगे, ये पीडीए समाज के लोग तय करेंगे। पीडीए समाज के लोग ये तय करेंगे किस स्कूल का प्रिंसिपल कौन सी कास्ट का होना चाहिए? नहीं, कास्ट का नहीं, फिर इस तरह से नहीं होगा। हम जो शोषित है, वंचित, जिन्हें वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। जब हमारी सरकार बनेगी उन्हें भी भागीदारी मिलेगी, जब उनके अंदर काबिलियत है। ऐसा नहीं कि जाति देख कर ही, काबिलियत होने के बावजूद भी आपको हिस्सेदारी इसलिए मिलनी कि आप उस जाति के हो,
तो लेकिन जब हमारी सरकार तो आएगी उसके लिए तो यूनिवर्सल एग्जाम कराया जाएगा, एग्जाम में जो क्वालिफाई करे वो किसी भी जब तो बताइए किसी भी कहाँ आज एग्जाम है? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ यूपीएससी में एग्जाम ही तो होता है। जैसे यूपीएससी नहीं कह रहा, मैंने कहा वीसी की मैंने मुद्दा छेड़ा, वीसी वाइस चांसलर वाला मैंने मुद्दा छेड़ा, मैंने यूपीएससी की बात नहीं। अगर हाँ जब आप यूपीएससी की बात आपने करी दी है तो डेटा आपके पास है वहाँ भी। अब आप यूपीएससी की सुन लीजिए। यूपीएससी में क्योंकि कंपटीशन होता है, लेकिन आज भी देश में जो जज बनते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं। भाई भतीजावाद है क्या? ये आंकड़े सच्चाई नहीं है। आज अगर सवाल तो कॉलेजियम सिस्टम के लिए बीजेपी आवाज उठा रही है, आप साथ देंगे इनका? SC ST OBC उसमें SC ST क्या? नहीं सुनो, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आवाज हम कॉलेजियम सिस्टम बदलाव के लिए बीजेपी खत्म होना चाहिए। अभी मैं जब पिछली बार मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने बयान दिया था कि हम कॉलेजियन सिस्टम खत्म करेंगे, तो हम साथ देंगे, खत्म करने में बिल्कुल साथ देंगे। वो भी तो आखिर उसमें भी तो एग्जाम हो, उसमें भी आप जाति का आंकड़ा नहीं एग्जाम हो, जो काबिल होगा वो जज बनेगा। लेकिन आज आप जब देखते हैं किसी का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उनके बेटे जज हैं, भाई भतीजावाद रिश्तेदारी सुप्रीम कोर्ट में हावी है। तो ये जब पूरा एक्सरे हो जाएगा देश में, तो एक्सरे में जो रिपोर्ट आएगी कहाँ कहाँ दिक्कत है वो समस्या दूर की जाएगी। लेकिन अगर ईमानदारी से दूर की जाएगी, एक्सरा होगा, जातीय जनगणना होगी और रिपोर्ट आएगी, लेकिन आप कितनी ईमानदारी से उस समस्या को दूर करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, हमारी जब भी सरकार बनेगी भविष्य में, जो एक्सरे में गलती आएगी, बीमारी आएगी, हमें बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। एक्सरे करेंगे आप? नहीं, एक्सरे ही तो है जातीय जनगणना। एक्सरे से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आखिरी कमेंट प्रशांत जी आप बताइएगा। जातीय जनगणना को लेके, जातीय जनगणना जैसा कहा जा रहा है एक्सरे है, तो इसके बाद किसको कहाँ कितनी बीमारी, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड होगा आने वाले दिनों में? जब जाति के डेटा आपके पास आ जाएंगे तो कौन से सुधार आप लोग करेंगे, या वो आरक्षण की मांग जो आएगी इसमें स्पष्ट है बड़ा कि जाति जनगणना ईमानदारी से हो और जो आवश्यकताएं समाज की किन बिंदु पहुंचे उन पे हो, उसका सरकार ईमानदारी से उसे सामने रखे और सभी पक्ष को उसमें विश्वास में ले, क्योंकि सभी की एक राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कौन आदमी किस तरह से क्या राय प्रेजेंट करता है अपनी। तो सरकार सभी पक्षी दलों की राय भी सुने। एक मुद्दा भी आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मुद्दा ढूंढने की बात नहीं, समाज की जो आवश्यकता में मुद्दे होते हैं राजनीतिक दलों के, जो समाज चाहता है वही व्यवस्था के अनुसार मुद्दे तैयार होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, सरकार जब जाति जनगणना पे हामी भरती है तो विपक्षी दलों को भी वो इसमें विश्वास में ले और पूरा जो खाका है किन किन बिंदुओं पे कैसे कैसे गणना होगी, उन सब मुद्दों पे विपक्षी दलों की जो राय है उसको शामिल करें अपने उसके अंदर, उस नीति के अंदर। उससे विवाद भी नहीं होगा, है ना। सपोज करो मैं अपनी मर्जी से कर दूं, आपका अलग नजरिया है, तो आप उसमें विवाद पैदा होगा। तो उससे अच्छा बचने का तरीका है कि सरकार जब इस पर आगे बढ़ी है तो विपक्षी दलों की राय को शामिल करें अपनी नीति के अंदर, जिससे कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। समाज के हित में जितना बेहतर ये गणना हो सके और जितनी बेहतर तरह से इंप्लीमेंट हो सके तो समाज के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट आपका कि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी, आप तो वन नेशन वन इलेक्शन हर चीज में आपका वन रहता था, इसमें फिर वन से अनेक कैसे हो गए? जाति जनगणना को लेके आप तो हर चीज को एकीकरण करने में विश्वास रखते हैं ना, हर चीज देश नेशन फर्स्ट सब कुछ एकीकरण हो जाए, लेकिन जातियों में कैसे बंटवारा? नहीं, जातियों में बंटवारा नहीं है। हमने विभिन्न जातियों का रिप्रेजेंटेशन लोकतंत्र में दिया है। अभी मेरे मित्र समाजवादी के हमारे मित्र बोल रहे थे कि हम सारा पोस्टमार्टम कर देंगे कि इनकी पार्टी को बने हुए 35 साल हो गए हैं। क्या स्थिति है संगठन की? कौन है अध्यक्ष? कभी दूसरी जाति, तो जाति मतलब दूसरी हो ही नहीं आ पाई। ओबीसी में भी इतनी सारी जातियां हैं, अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कौन होगा अगला, आप बता सकते हैं? मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कभी एक उससे बाहर ही नहीं निकले। जैसे अमित शाह ने कहा था सदन के अंदर कि सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो अभी से बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते, लेकिन ये पीछे का जो 35 साल है वो बता रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जी। अभी इसे जो आप कह रहे हैं कि हम लोग एक नेशन एक इलेक्शन, ये भी जो बहुत सारी चीजें हैं डेमोक्रेसी रिफॉर्म में, इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसको लोग, सामान्य लोग चर्चा करते थे। बीजेपी ने किया है तो विपक्ष इसका विरोध करेगा, बीजेपी कर रही है तो बीजेपी वालों के लिए नहीं, सब समाज के लिए ठीक है। लेकिन अगर विपक्ष, कोई भी बीजेपी सकारात्मक काम करेगा तो विपक्ष, अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र इस पैमाने पर आ गया है कि वो सब ये नहीं देख रहा किस मुद्दे की आवश्यकता किसकी नहीं है। इसलिए अगर जातीय जनगणना अगर हो रही है और उसका उद्देश्य अगर हमारा जातीय वो फैलाना होता, विद्वेष फैलाना होता, तो इसको हम सत्ता में आते भी कर सकते थे। लेकिन हमने प्रयास किया, बहुत सारा उसमें काम हुआ, महसूस हुआ होगा कि इसको भी अगर इसमें सम्मिलित किया जाए तो हो सकता है सामाजिक असमानताओं को दूर करने में इसका लाभ होगा, इसलिए किया गया। ठीक,
शशिकांत जी, आखिरी कमेंट आपका। जी। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना, जब डेटा आपके पास सब आ ही जाएंगे, जी। समाजवादी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या आप जो बात कह रहे हैं वही आगे बढ़ेंगे आप? समाजवादी पार्टी जब जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो जो ईमानदारी से सामाजिक न्याय की बात, जिनकी आंकड़े होंगे तो उनकी सामाजिक स्थिति कैसे सुधरे, आर्थिक, सामाजिक और समाज की मुख्य धारा से उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इस पर काम करेगी। और फिर जिसकी जितनी संख्या बारी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी पर हम काम करेंगे। डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जाति जनगणना के मुद्दे पर तीनों सियासी दल एक साथ हैं। कभी यही सियासी दल आमने सामने होते थे, लेकिन सत्ता का यही रुख है और सियासत का यही धुरी है सियासत की कि सभी एक साथ आके खड़े हो गए। जाति जनगणना आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगी सियासत के तौर पर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।